afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good ICT afternoon, ma'am. Good afternoon, Archana. ICT Yes, ma'am. एप्लीकेशन इन एजुकेशन की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हमारी आज का प्रेजेंटेशन जो है वो अर्चना के द्वारा है। और इस प्रेजेंटेशन का इंतजार पता नहीं कब से किया जा रहा है। अब एक लेसन भी मुझे आप लोगों से मिल गया कि अगले साल हम जो है अल्फाबेटिकल कर देंगे, वरना कुछ बच्चे बचते हैं प्रेजेंटेशन से, तो फिर अल्फाबेटिकल में या फिर लॉटरी डाली जाएगी, है ना। थोड़ा सा इस चीज को, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है कि कुछ बच्चे बड़े बेनिफिशियल हो जाते हैं और बेनिफिशियरी होकर के हमेशा बेनिफिट्स लेते हैं। एनीवे, अर्चना, ऑल द बेस्ट, क्लास इज ऑल योर्स, ऑल द बेस्ट। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. The topic है डिस्टेंस एजुकेशन। आवाज आ रही सबको? यस मैम। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। हेलो। यस मैम, वॉइस आ रही है। यस। आपने अपने आप को कर लीजिए। ओके ओके। दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, पहले तो नाम ही से प्रतीत होता है कि दूरस्थ शिक्षा होती क्या है। शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के स्थान विशेष अथवा समय विशेष में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा का यह एक अंग है। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक तथा छात्र का संबंध दूर का होता है। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सन 1982 में हुआ। इससे ये मिलता है कि अनौपचारिक शिक्षा का एक अंग है, यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा जो हम अपने घर से, समाज से, यहाँ से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई, उसी का ये एक अंग है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। दूरस्थ शिक्षा आज पूरे विश्व में अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। अब दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा। सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूरस्थ शिक्षा, इसमें क्या होता है, ना स्थान निश्चित नहीं होता है, ना ही समय। आप कहीं भी, जैसे भी कहीं भी यात्रा कर रहे हैं या कहीं मतलब किसी अदर स्टेट में या कहीं भी है, आप वहां से सीख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू होमवर्क, शिक्षा के सभी स्तरों पे अध्ययन के विभिन्न प्रकार जो शिक्षक के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में नहीं है, उन्हें दूरवर्ती शिक्षा कहा जाता है। जैसे कि अभी मैम है, मतलब इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अब मैम क्या है कि मैम मतलब हम लोग मैम को देख सकते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते समय क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका निरंतर तत्कालीन निरीक्षण मतलब शिक्षक इसमें नहीं देख सकता है। दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा देने में समर्थ है। अब दूरवर्ती शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति, ज्ञान जो दूरवर्ती शिक्षा होती है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभिवृत्ति का मतलब होता है जैसे किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समय, समूह, विचार, स्थिति, कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके। जब हमें ज्ञान होगा किसी चीज का, तभी तो हम मतलब तभी तो पता चलेगा ना। सभी स्तोभन के विभिन्न अभिवृत्ति प्रदान करने का एक नवीन। यस मैम। सबसे पहले तुम एक सेकंड प्रेजेंटेशन रोक करके अपने लिए एक गिलास पानी ले लो। मैम मैंने वैक्सीन लगवाई है, उससे हमें फीवर भी है, मना नहीं कर पाए आपको। आप इतने दिन से हम मना करते आए हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई हमें। पैरासिटामोल नहीं खाई आपने? खाई थी, सुबह में खाई थी। चलिए, अगर आप असमर्थ है क्लास लेने में तो फिर हम देख सकते हैं इसका ऑप्शन, वरना एक गिलास पानी आप मंगवा लीजिए किसी से, अपने पास एक गिलास पानी रखिए। ठीक है मैम, बताएं, हम पहली बार कर रहे हैं और ऊपर से वैक्सीन लगवा ली, इसलिए। वैक्सीन तो वो आपने कवच पहन लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीटर्स के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की नवीन उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा देने में समर्थ है।
अभ्यर्थी का मतलब यही होता है कि जब हम शिक्षित होंगे तभी तो हमें हर चीज का ज्ञान होगा। फिर अकॉर्डिंग टू बेडमियर ने दूरस्थ शिक्षा संबंधी अपने कार्यों में 3 शब्दों का प्रयोग किया, दूरस्थ अधिगम, दूरवर्ती शिक्षा तथा स्वतंत्र अध्ययन शब्द को ही अधिक महत्व दिया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा सर्वप्रथम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पत्राचार पाठ्यक्रम सन 1965 में शुरू हुआ। अब देखो पत्राचार पाठ्यक्रम क्या होता है। हिंदी भाषा राज्यों में जैसे लोगों को विदेशों में बसे हैं, दूरस्थ शिक्षा का ही माध्यम पत्राचार पाठ्यक्रम भी होता है। इसमें क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, पत्राचार पाठ्यक्रम वो होता है जैसे कि हम लोगों को विदेशों में बसे हैं जिनको हिंदी सीखने के इच्छुक होते हैं, ये सबके लिए फैला होता है व्यक्तियों की। इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी पत्राचार पाठ्यक्रम की, और फिर इसका जो समय होता है वो 24 माह होता है। इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों ने पत्राचार शिक्षा प्रदान करने लगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 1956-60 की अपनी रिपोर्ट में महाविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया। 1994 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जून 2013 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई। अब दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने का बंधन नहीं होता है। यह प्रणाली छात्रों की आवश्यकताओं स्तर एवं उनके दैनिक कार्यों से जुड़ी रहती है। एक तरफ क्या होता है कि यह आवश्यकताओं स्तर, उनकी जो आवश्यकता है वो भी काम कर सकते हैं, दैनिक कार्यों से भी जुड़ी रहती है। यह एक ज्यादा लचीली विधि है। छात्रों को इस विधि द्वारा अपनी इच्छा अनुसार समय लगाकर उसकी अपनी योग्यता गति के अनुसार पढ़ने के अवसर मिलते हैं। छात्रों के पास जितनी अपनी इच्छा है जब अपना पढ़ सकते हैं इसको, और अपनी योग्यता अनुसार जितना पढ़ना चाहते हैं और अपनी मतलब समय गति के अनुसार पढ़ने के अवसर प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर के कई केंद्रों पर उनकी पढ़ाई होती है। सूचना के क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा आसान और प्रासंगिक हो गई है। सूचना क्रांति क्या होता है? जैसे सूचना क्रांति ये होता है, वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी प्रगति को इंगित करता है। और जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से, जैसे हम लोग आज हैं, अब यूनिवर्सिटी बंद है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अपना प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। तो ये हो गया कि सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण ही दूरस्थ शिक्षा और आसान एवं प्रासंगिक हो गई है। यह कम खर्चीली दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने की फीस काफी कम होती है। काम जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई की जा सकती है, मतलब इसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो कोर्स कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी कोर्स के लिए उम्र बाधा नहीं होती है। दूरस्थ जैसे कि कोई कोर्स होते हैं कि इतने साल तक करना है, इसकी एज इतनी, जैसे बीएड की इतना कर दिया कि इतने साल तक लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना होता है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम सामग्री तैयार होगी, शिक्षक इसमें सामने नहीं होते हैं और पाठ सामग्री ही शिक्षक का काम करती है। साधारण कोर्स के साथ वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब वोकेशनल कोर्स क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा में वोकेशनल कोर्स वो होते हैं जो स्टूडेंट को किसी खास फील्ड, ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है। कई तरह के फील्ड होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी आदि आ जाते हैं वोकेशनल कोर्स। इसके माध्यम से वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स भी किए जा सकते हैं, जैसे हम लोगों का इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बीएड हो गया, ये सब वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं।
तो ये हम क्या वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। आजकल दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि सभी कोर्स कर सकते हैं। यानी कि यह अप्रत्यक्ष शिक्षा है। यानी कि ये इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, जैसे कि इसमें टीचर सामने नहीं होता है, अप्रत्यक्ष आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एजुकेशन है, इसलिए यह जन शिक्षा की पद्धति है। जन शिक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे कि जितने भी गरीब हैं, भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना होती है जिसमें गरीबों, निरक्षरों, नवसाक्षरों को कम लागत पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जन शिक्षा। मैम आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। तुम्हारी आवाज दूरस्थ बिल्कुल शिक्षा क्लियर। अनौपचारिक अर्चना तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर आ शिक्षा की रही है। जैसे कि चलो चलो चलो। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक, इसलिए इसमें क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक जैसा कि बता चुके हैं, ये किसी की प्रणाली है जो अनौपचारिक शिक्षा बता ही चुके हैं कि जो घर, समाज, परिवार से सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम शिक्षा भी कहा जाता है। अब दूरस्थ उद्देश्य क्या था? दूरवर्ती शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य देश के कोने में स्थित विभिन्न स्थानों वालों के द्वार द्वार तक शिक्षा पहुंचाना। इस प्रणाली में ज्ञान निगम को विभिन्न विधाओं के प्रयोग द्वारा छात्रों तक पहुंचाने में सफल प्रयास करना है। ऐसे लोगों के लिए शिक्षा के अवसर पुनः प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन में शिक्षित होने के अवसर खो चुके हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी कारण से अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, इंटर में या हाई स्कूल में उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई या कुछ घटना हो गई या किसी कारण से वो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो अपना बाद में भी पढ़ सकता है। दूरस्थ शिक्षा के उपकरण का प्रयोग परंपरागत विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय पर कार्य का दबाव कम करने के लिए प्रयास करना है। उन सीखने वालों को अधिगम अवसर प्रदान करना है जो कम आयु, अधिक आयु, दूरी आदि के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं अपना पढ़ पा रहे हैं, बहुत दूर है, नहीं रह पा रहे हैं, इतना रेंट देने के लिए नहीं है कि किराए पे रह के जा सके, या बहुत दूर है, तो वो अपनी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ले सकते हैं। शिक्षित व्यक्तियों के उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना है। मतलब अपनी जॉब भी कर सकते हैं और इसमें शिक्षा भी ले सकते हैं। सीखने वालों के लाभ तथा उत्थान के लिए उनके ज्ञान को समृद्ध बनाना है। सीखने वालों की उनकी रुचियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में हुए वर्तमान विकास एवं सुधारों से अवगत कराना है कि जब इंसान जब मनुष्य शिक्षित होगा तभी वो जान पाएगा कि हमारे देश भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी वो इस चीज को जान पाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को समाज के उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना है। अब दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता, ऐसे लोग जो दूर दराज गांवों के अन्य पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं जहां शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि पहाड़ी प्रदेश जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या होते हैं पहाड़ी प्रदेश में ये रह रहे हैं। असम में क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो वहां का शेड्यूल बदल जाता है। तो यही सब दूरस्थ शिक्षा की, इसीलिए इसको दूरस्थ शिक्षा को रखा गया कि इसी कारण से अगर पढ़ाई में बाधा आ रही है तो वो अपना रहकर पढ़ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए जाने में पूर्णतः असमर्थ है। दूरवर्ती शिक्षा उन लोगों के लिए भी एक उत्तम साधन है जो किसी कारण वह समय से पूर्व जीविकोपार्जन के लिए किसी नौकरी या धंधे में लग जाते हैं और औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा मैंने बताया था, औपचारिक शिक्षा ये होती है फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं, विद्यालय में जाकर पढ़ते हैं, वही औपचारिक शिक्षा कहलाती है।
दूरवर्ती शिक्षा निरक्षर किसानों, मजदूरों, गृहिणियों तथा विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अब किसानों, निरक्षर किसानों के लिए क्या, मजदूरों अपना काम कर रहे हैं तो वो कैसे शिक्षित हो सकते हैं? विकलांग है, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा करने में, जो असमर्थ होते हैं। दूरवर्ती शिक्षा शैक्षिक तथा व्यवसायिक अवसरों की समानता प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम है। मतलब एक ये क्या है, एक माध्यम है जिससे आप नहीं शिक्षित हैं या नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप शिक्षित हो सकते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूरवर्ती शिक्षा की संरचना के आधारभूत तत्व, इसमें क्या होता है, इसमें तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है मुद्रित सामग्री, दृश्य शब्द सहायक सामग्री, रेडियो एवं दूरदर्शन, टीवी दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र, कंप्यूटर, अन्य आकाशवाणी, प्रेस सूचना, फिल्म डिवीजन, प्रकाश, क्षेत्रीय प्रचार सरकार। तो आज नेट द्वारा उपलब्ध है, या हम किसी सर्च करते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है तुरंत, मतलब प्रिंटेड मिल जाती है, जैसा आप चाहते हैं वैसी मिल जाती है। इसके ये तत्व है। अब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, जो हम देख सकते हैं, श्रव्य जो सुन सकते हैं, रेडियो, दूरदर्शन। अब जैसे रेडियो क्या हो गया और दूरदर्शन क्या हो गया, इसमें दूरदर्शन में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर सिनेमा, जो मतलब जो चित्र दिखाए जाते हैं कि ये है, उसके द्वारा ये हो गया चलचित्र। कंप्यूटर, इसमें भी ये भी हो गया दृश्य श्रव्य साधन। अन्य साधन हो गए आकाशवाणी के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, माननीय योगी जी ने मतलब एक हाई स्कूल इंटर के लिए जो रखा था कि दूरदर्शन पे ये चीज आएगी, इससे बच्चे अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं, एक टाइम टेबल भी बनाया गया था, वो चीज। फिर फिल्म डिवीजन, प्रकाश विभाग, न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया, अनुसंधान विभाग, क्षेत्रीय प्रचार सरकार। फिर कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम, आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके एक प्रकार का अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। कंप्यूटर क्या है? अप्रत्यक्ष अधिगम, इसको अपने मतलब जैसे आपके यहाँ कंप्यूटर है तो आप हर चीज को देख सुन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। संचार साधन, रेडियो, आकाशवाणी। दूरस्थ शिक्षा का मूल्यांकन, हमारे देश में औपचारिक शिक्षा के विकल्प में 2 रूपों में चलाई गई है। हमारे देश में औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में शिक्षा 2 रूपों में चलाई गई है। यानी औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में एक ये दूरस्थ शिक्षा हो गया, एक आपका ये औपचारिक अनौपचारिक दूरस्थ शिक्षा का ये हो गया। फिर दूरस्थ शिक्षा का मूल्यांकन के अंतर्गत इसके गुण आ जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा के गुण, दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर दराज में रहने वालों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह शिक्षा प्रणाली उन वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करना जो कि किसी कारण से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें शिक्षा छात्रों को अपने द्वार पर नहीं बुलाती, वरन वह स्वयं उनके द्वार पर पहुंचती है। यह शिक्षा न्यूनतम योग्यता के अभाव वाले लोगों को भी शिक्षित होने का अवसर प्रदान करती है। जिनकी बिल्कुल एकदम न्यूनतम योग्यता अभाव है, जो दूरस्थ शिक्षा नित्य नवीन ज्ञान एवं आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है। अब इसका सबसे दूरस्थ शिक्षा के दोष क्या हैं? इसमें क्या होता है, भारत में पिछड़े वर्गों की कोट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियां, पिछड़े क्षेत्र में अनेक विभाजन है। इनकी दूरस्थ शिक्षा में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। क्या है कि भारत में पिछड़े वर्ग की कोट में अनुसूचित जाति, जनजाति, जिनके पास पैसा नहीं, जनजाति जो जंगल में रह रहे हैं, वो क्या आता है एससी और एसटी, किसी भी मतलब इसका दोष है प्राप्त नहीं हो सकती, उनके लिए है। अनौपचारिक रूप से ज्ञान वृद्धि द्वारा लोगों को आर्थिक विकास के अवसर कम ही प्राप्त होते हैं। ज्ञान वृद्धि लोगों को आर्थिक, अब
क्या होता है, एक क्या होता है कि हम जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक मतलब अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है, और हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। तो इसका दोष यही है कि वृद्धि द्वारा लोगों को आर्थिक विकास के अवसर कम ही प्राप्त होते हैं। मतलब क्या होता है कि लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर रेगुलर एजुकेशन को देते हैं, कहाँ से किया, जैसे इग्नू में अभी क्या था यूपी में कि मतलब जो इग्नू से किए उनको शामिल नहीं किया गया था, जो एनसीसी किए थे उनको टीटी में शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए आर्थिक विकास के अवसर कम ही प्राप्त होते हैं। दूरस्थ शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा प्रति व्यक्ति व्यय कम होता है, खर्च कम होता है, और सरकार का व्यय भी कम, लेकिन शिक्षार्थियों का व्यय बहुत बढ़ जाता है। अब शिक्षार्थियों का व्यय कैसे बढ़ जाता है दूरस्थ शिक्षा में? हमें क्या करना है, शिक्षार्थी ही तो करेगा, शिक्षक थोड़ी ना करने लगेगा, तो वो खुद अपनी व्यवस्था करता है, इसलिए उनका खर्चा और भी बढ़ जाता है। दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर मार्केट वैल्यू भी कम होती है। किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है कि इन्होंने प्राइवेट किया होगा, इसे कर लिया होगा, और क्या होता है चीज की वैल्यू भी ज्यादा होती है। प्राप्त व्यक्तियों को जॉब पाने में कठिनाई होती है। इसका ये भी दोष है। पत्राचार प्रणाली में यदि कोई पाठ्य सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती तो उससे आगे की सामग्री समझना कठिन होता है। अब कोई चीज है डाली गई या पढ़ाई गई है तो नहीं प्राप्त हो पा रही है, भी कठिन होता है। विदेशों की तुलना में हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, अतः यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा लोगों को शिक्षित करने का दायित्व पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती है। मैम हो गया। मैम हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। जब मैं बोल रही हूँ तुम सुन रही हो क्या? अच्छा तुम बोल रही हो तो हमें सुनना ही है। मैम। अच्छा मैम हो गया, ये इतना ही था। इतना ही था ना? यस मैम। एक बात सुनिए। हाँ अर्चना, आप ये मत कहिएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास में, आज हाँ बच्चे कितने हैं? 22, 23, 24, 25, 23, 24, 24 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, ये क्या पीपीटी में लिखने का अंदाज है आपका? दूर शिक्षा का अर्थ ऐसे लिखा जाएगा? आप लोगों ने पूरी पूरी चिट्ठी लिख दी है, आप लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं है कि पीपीटी में किस तरीके से लिखा जाता है। हाँ प्लीज, आप लोग सब लोग एक एक बार देख लीजिए कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट इन पीपीटीज फॉर एकेडमिक्स। पूरी पूरी चिट्ठी लिख दी है और उसको बैठ करके यहाँ पे पढ़ देते हैं आप, ये कोई तरीका नहीं है। अर्चना, आप दूसरा एक प्रेजेंटेशन बनाएंगी कायदे का, ठीक है? प्रेजेंटेशन एक सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा बनाया, दर्शिका ने इतना पिक्टोरियल दो चीजें दिखाई हैं, तो वो अलग से आप इस तरीके से बनाइए कि आप स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। पूरी चिट्ठी लिखी है तुमने। अब ये बताइए, व्हाट्सएप पे आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें कि बहुत सारा लिटरेचर लिखा होता है, आप उस मैसेज को पढ़ती है नहीं पढ़ती है? पढ़ती हैं? मैं तो नहीं पढ़ती। यस मैम। मैं नहीं पढ़ती। मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लंबा लंबा लिखा होता है, भले ही वो बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत फायदे का हो, लेकिन नहीं पढ़ते, हमें उबाऊ लगता है, हम उसे छोड़ देते हैं। वही पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करते हुए खूबसूरती से अगर प्रेजेंट किया होता है, भले ही उसके कंटेंट की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार सुपरफिशियली, सतही तौर पे हम लोग उसे पढ़ लेते हैं, है ना? तो ये यस पीपीटी बनाने का ही तुम्हारा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर थोड़ा सा तुम्हें इसलिए एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पर तुम पीपीटी दोबारा से बनाओगी, दोबारा ठीक है बनाओगी अर्चना। हाँ, यस फर्स्ट ईयर के मैम। स्टूडेंट, हाँ सुनिए सुनिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। ऑल दो, अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने किस किस ने प्रेजेंटेशन कर ली है तो अच्छी बात है, और किस किस की रह गई है तो अच्छी बात है। अदरवाइज कई सारे बच्चे हैं जो कि खुद अलर्ट हो जाएं। तरुणेश है, राजेश है, और कौन कौन से स्टूडेंट है देख लीजिए आप। जल्द से जल्द आप अपने नाम, अपना टॉपिक फटाक से आप दे दीजिए सीआर को,
CR आप जानते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव संजय हैं। संजय को फटाक से आप अपना टॉपिक प्रोवाइड करवा दीजिए, और इस तरीके से कुछ नहीं। और 20 मिनट आपका, डोंट यू नो अर्चना दैट योर पीरियड वाज ऑफ 45 मिनट्स। आपने विद इन 20 मिनट्स आपने अपना लेक्चर वाइंड अप कर दिया। और कई चीजें ऐसी थी जो कि टॉपिक से कोरिलेटेड नहीं थी। और क्लास वाइंड अप करते हैं तो क्या क्लास को ऐसे वाइंड अप करते हैं? आप कह रही मैम आप सुन रही हैं, इस तरीके से आप अपनी क्लास से लीजिए। आप अपनी क्लास से पूछिए ना कि मैंने जो पढ़ाया है इसमें किसी को क्वेरी तो नहीं है, कोई शक तो नहीं है, कोई। हाँ, पूछ रहे थे, वही पूछने जा रहे थे। जा रहे थे। अब जो चीज मैंने सुनी नहीं तो फिर अब मैं कैसे मान लूंगी? चलिए पूछिए। अच्छा, आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आया वहीं पूछ सकते हैं। हेलो, एक स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा अटेंडेंस का। यस मैम, आपने कहा था मैम 1982 में दूरस्थ शिक्षा प्रारंभ हुई, तो मैम अपने देश में प्रारंभ हुई या फिर कहाँ मतलब प्रारंभ हुई? अपने भारत में। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी अन्य छात्र को कोई आपत्ति है, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ ना आई हो? जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं की है, प्लीज ये लास्ट आपको इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद क्लासेस फिर आप मत कहिएगा कि आप, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट है ना, नाम मेरे पास है, मैं खुद नहीं बोलना चाह रही हूँ, आप खुद आगे आइए और बताइए, ठीक है? सो विद दिस वी एंड टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am.